हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 12th के चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हम लोग इडेफिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इडेफिक फैक्टर मतलब कि हम लोग सॉइल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके, उन सभी को एक साथ जिस फैक्टर में रखते हैं वो हमारा होता है इडेफिक फैक्टर। इडेफिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने कल सॉइल क्या होती है, सॉइल के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा सॉइल का कंपोजिशन। क्या है सॉइल का कंपोजिशंस। सॉइल कैसे बनती है, कल हम लोगों ने वेदरिंग की प्रोसेस भी देखी है। ठीक है, वेदरिंग कितने टाइप की होती है ये भी हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉइल जो होती है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे पहले देखते हैं सॉइल। अ गुड सॉइल, एक अच्छी जो सॉइल है उसके अंदर ये चार चीज़ें होती हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल मैटर भी कल हम लोगों ने देखा था, ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल मैटर वेदरिंग ऑफ रॉक से बनता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल से बनता है। वाटर, एयर, सॉइल वाटर, सॉइल एयर है यहाँ पर। यहाँ वाटर एयर का मतलब यहाँ पर केवल वाटर और एयर नहीं है, यहाँ पर है सॉइल वाटर और सॉइल एयर। ठीक है, तो सॉइल वाटर और सॉइल एयर। सॉइल वाटर मतलब ऐसा पानी जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसी एयर जो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में होती है। ठीक, कितने कितने परसेंट होती है अगर हम देखें, किसी भी एक सॉइल को ले लें, उस सॉइल के अंदर हम देखते हैं 50 से 60% क्या होता है मिनरल मैटर फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, 7 से 10% होता है डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रोब्स। सॉइल वाटर चाहे रेन हो सोर्स या फिर कोई आपका नदी के पास वाला एरिया हो वहाँ से आता है या ग्राउंड से आता है। उसके बाद में सॉइल एयर, सॉइल के बीच पार्टिकल्स में प्रेजेंट एयर कितनी होती है, 25 से 35%, और सॉइल वाटर कितना है, 15 से 25% होता है। अगर हम देखें कि एक एक चीज़ों को हम लोग देकर चलेंगे, सबसे पहला हमारा हो गया है मिनरल मैटर। मिनरल मैटर का मतलब है कि मिनरल मैटर आखिर होता क्या है, ऐसे छोटे पार्टिकल्स या मिनरल मैटर हम ये बोले वेदरिंग से बने हुए ऐसे पार्टिकल्स जो जिनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। प्लस ये किससे बने हैं, एक बहुत बड़ी रॉक से बने हैं जिसको बोलते हैं पैरेंटल रॉक। और कैसे बने हैं, इस पैरेंटल रॉक के अंदर वेदरिंग हुई जिससे क्या बने, कुछ ऐसे पार्टिकल्स बने जिनके बीच में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है, मतलब कि उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 25 होते हैं, जिनमें से 16 जो होते हैं वो हमारे एसेंशियल होते हैं और जो 9 होते हैं वो हमारे नॉन एसेंशियल होते हैं। तो आप से कभी भी अगर पूछा जाए कि वेदरिंग ऑफ रॉक से जो मिनरल्स बनते हैं वो कितने एसेंशियल होते हैं और कितने नॉन एसेंशियल, तो आप बता सकते हैं एसेंशियल कितने होते हैं हमारे 25 एलिमेंट्स हैं, उनमें से 16 एसेंशियल हैं और बाकी जो 9 हैं वो कैसे हैं, नॉन एसेंशियल हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 16 जो एसेंशियल हैं उनमें से मेजर और माइनर कितने, मतलब कि ऐसे मिनरल्स जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को या किसी भी वेजिटेशन को अपनी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। मतलब अपनी ग्रोथ के लिए अगर प्लांट तो ही होगा, प्लांट ही तो सॉइल से लेगा हर एक चीज़। ठीक है, या फिर हम लोग खेती वगैरह करेंगे तो इनडायरेक्टली कौन ले रहा है, प्रोड्यूसर्स ले रहे हैं। इन प्रोड्यूसर्स को जिन मिनरल्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे मेजर एलिमेंट्स कहलाते हैं, और जिनकी कम होती है उनको क्या बोलते हैं, माइनर एलिमेंट्स बोलते हैं। माइनर मतलब कम, और कम अगर होता है तो हम लोग नहीं बोलते ट्रेसेस, मतलब कुछ ही, तो ट्रेस एलिमेंट भी माइनर एलिमेंट्स को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से मेजर एलिमेंट। तो मेजर एलिमेंट होते हैं हमारे 9। कितने होते हैं, 9। सबसे पहले होता है हमारा पोटेशियम, फिर होता है मैग्नीशियम, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है और कैल्शियम है। ठीक, अब आपको याद रखना है तो CHO, NPS, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एक साथ याद रख सकते हैं 3-3 के ग्रुप में। सबसे पहले हम लोगों ने क्या याद रखा, CHO हो गया, फिर NPS हो गया, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम हो गया। उसके बाद अगर हम देखें माइनर, तो माइनर में हम देखते हैं ज़्यादातर ये एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, Fe है, आयरन है, मैग्नीज है, बोरॉन है, मॉलिब्डेनम है, कॉपर है, निकल है, जिंक है और क्लोरीन है।
ठीक है। आपने ज़्यादातर देखा ये इनमें से 5 एक ये वाला है हमारा, एक 5 जिसका एटॉमिक नंबर बोरॉन है, बाकी मोस्टली जितने हैं वो 21 से लेकर जिनका एटॉमिक नंबर 30 के बीच में होता है वही सारे हैं, चाहे मॉलिब्डेनम हो, चाहे आयरन हो, चाहे मैग्नीज हो, कॉपर हो, निकल हो, ठीक है, ये सारे वही है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। तो इस हिसाब से इस बिहाफ पे भी आप याद रख सकते हो, 5 है 17 इस बिहाफ पर, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स भी होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमने आपको बोला ये पार्टिकल्स बन रहा है। अच्छा, ये पार्टिकल्स क्या क्या है, तो हमने देखा सॉइल में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, उनको साइज वाइज साइज क्या कर लिया हमने, अलग कर लिया। जैसे अगर इसमें कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज या तो 0.02 से कम होगा या 0.02 से कम होगा, इतने छोटे पार्टिकल्स होंगे। और कहाँ तक होते हैं, लगभग क्या होता है 2 mm से ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब कि ऐसे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। तो हमने क्या कर लिया, सबको ग्रुप में बांट दिया, ठीक। अब सबसे पहले होते हैं ग्रेवल। ग्रेवल वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो आपको नदी के किनारे या रॉक्स के टूटने से ही तो वो बनते हैं। आपको जो नदी के किनारे दिखेंगे, जितने भी पत्थर दिखेंगे वो हमारे क्या होंगे, वो रॉक से ही बनेंगे, तो वो हमारे कहलाते हैं ग्रेवल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रेवल। मतलब जिन पत्थरों का या जिन पार्टिकल्स का साइज, ठीक, 2 mm से ज़्यादा होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं, ठीक। अब कोर्स सैंड, ऐसे सॉइल के पार्टिकल्स जिनका साइज 2 से 0.2 mm के बीच में होता है उनको बोलते हैं कोर्स सैंड। फाइन सैंड 0.2 से लेकर 0.02 mm होता है, ऐसी सॉइल फाइन सैंड्स कहलाती है। उसके बाद सिल्ट वो सॉइल होती है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ कितना होता है, 0.02 से लेकर 0.002 mm तक होता है। उसके बाद क्या आता है, क्ले, लेस देन कितना होता है, 0.002 होता है। तो आप याद रख सकते हो GCFSC। तो इससे क्या याद हो जाएगा आपको, जैसे सबसे पहले ग्रेवल है, फिर उसके बाद कोर्स सैंड। ग्रेवल एक इंसान को मान लीजिए कोर्स करने गया है, ठीक है, तो ग्रेवल, कोर्स सैंड, फाइन अच्छे से कोर्स होगा, सिल्ट और क्ले को एक साथ याद रखें। तो ग्रेवल हो गया हमारा, कोर्स सैंड हो गया, फाइन सैंड हो गया, उसके बाद सिल्ट हो गया, उसके बाद क्ले हो गया। तो ये हमारा पार्टिकल्स हो जाते हैं एक साइज में, ठीक। अब देखिए इन्हीं पार्टिकल्स के पोर्शन के आधार पर जो सॉइल होती है वो 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 4 टाइप। मतलब पहले हमने देखा कि सॉइल कैसे बनी, पैरेंटल रॉक के गैदरिंग से बनी, उसमें क्या क्या मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन एलिमेंट्स को देखने के बाद हमने देखा अच्छा उसमें कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं सॉइल के कुछ, तो हमने उन पार्टिकल्स के बारे में जाना कि भाई ये पार्टिकल्स होते हैं। अगर ये इन पार्टिकल्स कितने होते हैं या किसी सॉइल में, उस हिसाब से सॉइल को हमने 4 टाइप में डिवाइड कर दिया। पहली है सैंडी सॉइल, दूसरी है क्ले सॉइल, तीसरी है सिल्ट सॉइल और फोर्थ है हमारी कैसी है, लोमी सॉइल है। कैसी है, लोमी सॉइल है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले अगर हम देखें सैंडी सॉइल में 85% क्या होता है, सैंड होती है। सैंडी सॉइल में क्या होता है, 85% होती है हमारी सैंड, ठीक। उसके बाद अगर हम सैंडी सॉइल में 85% हमारी सैंड होती है तो बची हुई जो क्ले होती है वो हमारी कितनी होती है, 15%। तो सैंड हमारी होती है 85% और क्ले हमारी होती है 15%, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे क्ले सॉइल की तरफ चलते हैं। क्ले सॉइल की तरफ अगर हम बात करते हैं तो क्ले सॉइल में 50% जो होती है वो क्ले होती है, 50% क्या होता है, क्ले होता है, और 50% क्या होती है, हमारी सिल्ट होती है। तो 50% क्ले है और 50% हमारी क्या है, सिल्ट होती है। उसके बाद सिल्ट सॉइल में 90% सिल्ट होती है और 10% क्या होता है, हमारा सैंड होती है। 10% क्या होती है, सैंड होती है। तो 90% सिल्ट होती है और 10% क्या होती है, हमारी सैंड होती है। जबकि अगर हम देखें लोमी सॉइल में 30% क्ले होगी, क्या होगी, 30% क्ले होगी। अब हम बात करते हैं अगर 30% लोमी सॉइल में जो 30% क्ले है तो बचा हुआ जो है वो हमारा कौन सा होता है, तो बचा हुआ जो हमारा होता है वो सैंड पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं। तो सैंड पार्टिकल्स ये हमारे सैंड पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये है हमारा कंपोजिशन है कि कितनी सॉइल कैसे कैसे हम लोगों के मिलकर बनी हुई है, ठीक। तो पहले हमने प्रोपोर्शन, तो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन पूछा जाता है। इस प्रोपोर्शन को आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सैंडी सॉइल में 85% सैंड होती, 15% क्ले है। क्ले अगर क्ले सॉइल है तो 50% क्ले, 50% सिल्ट। ये लोमी सॉइल जो होती है ये सबसे ज़्यादा कैसी होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है।
मतलब अगर इस सॉइल में किसी भी प्लांट को आप ग्रोथ कराते तो बहुत जल्दी ही ग्रोथ करेगा। तो ये हमारी कैसी सॉइल होती है, लोमी सॉइल होती है। अब कुछ इनके बारे में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सैंडी सॉइल, सैंड, जैसे आप बालू में पानी को डालो, अगर बालू को पकड़ो तो बालू कैसी होती है, हल्की होती है, तो लाइट सॉइल होती है। अच्छा, उनके पार्टिकल्स भी कैसे होते हैं, आप बालू को देखो तो बहुत दूर दूर होते हैं, कोई भी जुड़ा नहीं होता ज़्यादातर, तो कैसी हो गई, लूज सॉइल हो गई। तो हमने देखा पहले तो लाइट होती है, दूसरी कैसी है, लूज सॉइल है। तीसरी, पानी को अगर आप बालू में डालोगे तो आप देखोगे कि जो बालू है वो पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती है, पानी को ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती है, तो लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। आप कोई भी प्लांट वहाँ पर लगाओगे तो वो भी ग्रो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पोर्स ज़्यादा होने के कारण ही पानी जो है वो होल्ड नहीं हो पाता और कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक। उसके बाद क्ले सॉइल देखते हैं। क्ले सॉइल कैसी होती है, थोड़ी हैवी होती है, पोर्स होते हैं इसमें भी, लेकिन इतने नहीं होते जितने आपको यहाँ पर सैंडी सॉइल में देखने को मिलेंगे। उसके बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके मुकाबले इसमें अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक। वाटर लॉगिंग कैपेसिटी, वाटर को इकट्ठा करने की क्षमता भी क्या होती है, इसमें बहुत अच्छी होती है, ठीक। सीड सॉइल, सीड सॉइल के अंदर भी पोर्स पाए जाते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, लेकिन न्यूट्रिएंट सप्लाई कैसी होती है, पुअर होती है। तो न्यूट्रिएंट सप्लाई एक इसमें तो पुअर थी और एक हमारी इसमें पुअर होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं लोमी सॉइल, लोमी सॉइल अभी मैंने आपको बताया, इसको हिंदी में दोमट मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी बोलते हैं। अच्छा, दोमट मिट्टी क्या होती है, जैसे आप गंगा के किनारे का जो क्षेत्र देखते हैं वहाँ पर ऊपर से जितने भी रॉक्स मिनरल्स वगैरह आते हैं तो वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये जो क्षेत्र होता है वो सबसे ज़्यादा, नदी के पास वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा जो होता है, जो कैसा होता है, फर्टाइल होता है। रीज़न, क्योंकि इसमें ह्यूमस क्वांटिटी अच्छी पाई जाती है। कौन सी क्वांटिटी अच्छी पाई जा रही है, ह्यूमस क्वांटिटी अच्छी पाई जा रही है, और जिसमें ह्यूमस क्वांटिटी अच्छी होगी उसमें मिनरल्स कैसे होंगे, ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। कैसे होंगे, ज़्यादा। अभी हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक। अच्छा, लोमी सॉइल के अंदर रूट जो होती है वो अच्छे से पेनिट्रेट होते हुए नीचे की तरफ जाती है, ठीक। तो इस बिहाव पे अगर हम देखें, 4 टाइप्स की सॉइल होती हैं और इन चारों टाइप्स की सॉइल को कैसे बने, सॉइल पार्टिकल्स के बेस पर बने हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिनरल्स आखिर होते क्या हैं। मिनरल्स एक बायोजेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बायोजेनिक का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के लिए या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इन एग्जांपल्स का आप थोड़ा सा मतलब समझिए। मिनरल्स बायोजेनिक न्यूट्रिएंट्स है, मीन्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, चाहे ह्यूमन हो, ह्यूमन भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है, उससे ही न्यूट्रिशन ले रहा है, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट कहाँ पर पहुँच रहे हैं, हमारे अंदर भी पहुँच रहे हैं वही न्यूट्रिएंट, ठीक। तो अगर किसी सॉइल में मिनरल प्रेजेंट होता है तो वो अच्छी तरह ग्रो करेगा, अगर नहीं होता है तो वो अच्छी तरह ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो सकती, जिसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं स्नेल। स्नेल प्लांट तो नहीं है ना, एनिमल है। स्नेल हमेशा उसी सॉइल में पाया जाएगा, पानी के पास वही होता है, उसी सॉइल में पाए जाते हैं जो कैसी होती है, कैल्शियम रिच होती है। कैसी होती है, कैल्शियम रिच होती है, ठीक। उसके बाद प्लांट, ऐसे प्लांट जिनके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन हमने देखा, नाइट्रोजन कैसा एलिमेंट है, मेजर एलिमेंट है, मिनरल है एक, और नाइट्रोजन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो कहीं ना कहीं प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की कमी होगी, और नाइट्रोजन तो कई सारी एक्टिविटीज़ प्लांट में फिजियोलॉजी में हेल्प करता है, तो अगर इसकी कमी होगी तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो हमने देखा प्लांट दो तरह का वर्क करते हैं, दो तरह के प्लांट होते हैं। एक वो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में जुड़कर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। एक वो होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स वगैरह को क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो एक तो सिम्बायोटिक हो गया और दूसरा इंसेक्टिवोरस हो गया। अब इंसेक्टिवोरस का एग्जाम्पल देख लीजिए तो हमारा आ जाएगा वीनस फ्लाई ट्रैप, और सिम्बायोटिक का अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, तो सिम्बायोटिक का हमारा लेग्यूमिनस प्लांट हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं कैटल। कैटल जो होते हैं वो उस सॉइल में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं जिस सॉइल में क्या होती है, कॉपर जो है वो कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो कॉपर जो होता है अगर कम मात्रा में पाया जाएगा तो उस वहाँ पर सॉइल में कौन नहीं ग्रो कर पाएगा, हमारे कैटल्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल। अगर मान लीजिए आपने देखा कि यार मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है प्लांट के अंदर, अगर उसको नहीं मिला तो वो ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स दे दिए, तो ज़्यादा मिनरल होना भी प्लांट के ग्रोथ में क्या करता है, लिमिटेशंस ला देता है, मतलब उसकी वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो सकती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, एक तो हमारा डेड सी है और दूसरा हमारा है ग्रेट सॉल्ट लेक। ये दोनों ही हैं, इनमें दोनों में ही जो सोडियम का अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, नमक का ज़्यादा होता है, नमक ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ज़्यादातर प्लांट जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये हमने देखा है मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स की ज़रूरत क्या होती है, मिनरल्स अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, और मिनरल्स अगर बहुत ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा। ये मिनरल्स के बेसिस पर एग्जांपल्स थे कुछ। अब बात करते हैं सॉइल नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। सॉइल के नेचर के आधार पर वेजिटेशंस जो होती हैं वो वहाँ पाई जाती हैं, तो यहीं पर कुछ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हेलोफाइट्स क्या होते हैं, हेलोफाइट्स होते हैं। अब ये हेलोफाइट्स क्या होते हैं, हेलोफाइट्स वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमेशा कैसी सॉइल में पाए जाते हैं, सैलाइन सॉइल में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सैलाइन सॉइल में पाए जाते हैं, या फिर हम ये बोल दें कि सैलाइन किस में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। तो सैलाइन वाटर में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है सैमोफाइट्स। क्या आता है, सैमोफाइट्स आता है। अब सैमोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं, सैमो मतलब होता है सैंड, तो ऐसे प्लांट जो सैंडी सॉइल में पाए जाते हैं। तो सैंडी सॉइल में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सैमोफाइट्स बोलते हैं। लिथोफाइट्स, अच्छा लिथो मतलब आप जानते हो, लिथोस्फीयर मतलब ऑन द रॉक्स। ऐसे प्लांट्स जो रॉक्स पर पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोफाइट्स बोलते हैं। और रॉक्स की दरारों के बीच में, रॉक्स की दरारों के बीच में जो प्लांट पाए जाते हैं उनको बोलते हैं सैमोफाइट। क्या बोलते हैं, सैमोफाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिप्टोफाइट्स। कौन सा आता है, क्रिप्टोफाइट्स आते हैं। अगर हम बात करते हैं इन क्रिप्टोफाइट्स की, तो क्रिप्टोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, सॉइल के नीचे, ऑन सॉइल, सॉइल में, सॉइल के नीचे जो पाए जाते हैं, सॉइल के नीचे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सैमोफाइट्स, सॉरी क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। और उसके बाद आते हैं क्रायोफाइट्स। और क्रायोफाइट्स आपने एक वर्ड सुना होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या सुना है, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को -196 डिग्री सेल्सियस पर रख देते हैं, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं, वो क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। तो कहीं ना कहीं इसके मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको लो टेम्परेचर पर रख रहे हैं। और लो टेम्परेचर मतलब कि कहाँ पर रख रहे हैं, आइस। ऐसे प्लांट्स जो आइस में भी प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइस में ग्रो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रायोफाइट्स बोलते हैं। ऑक्साइलोफाइट्स क्या होते हैं, ऑक्साइलोफाइट्स। तो अब ऑक्साइलोफाइट्स क्या हो गए, तो ऑक्साइलोफाइट्स हमारे वो प्लांट हो जाते हैं जो हमेशा किस सॉइल में पाए जाते हैं, एसिडिक सॉइल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, एसिडिक सॉइल्स में पाए जाते हैं। तो एसिडिक सॉइल में पाए गए तो हमारे ऑक्साइलोफाइट। और अगर कैल्शियम वाली सॉइल्स में ज़्यादा कैल्शियम अमाउंट है और वहाँ पर पाए जा रहे हैं तो हमारे कैसे हो जाते हैं, कैल्सीफाइट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कैल्सीफाइट। इनसे कभी कभार ऑब्जेक्टिव MCQs पूछे जा सकते हैं, या फिर आपके में अगर मैचिंग आ गई तो मैचिंग भी पूछी जा सकती है। तो प्लांट्स के नेचर के बेस पर भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेजिटेशंस का, उन्हीं वेजिटेशन के आधार पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इनको देखा। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर हमेशा डिकम्पोजिशन से बनता है। किसके, प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से क्या बनता है, हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब सॉइल में कहाँ पाया जाता, हमने क्या किया, सॉइल को गड्ढा किया, गड्ढे करने के बाद में कितने सेंटीमीटर चलेगा, 20 to 30 सेंटीमीटर चलेगा। और जैसे ही देखा तो वहीं पर सरफेस से 20 से 30 सेंटीमीटर अगर नीचे जाएंगे तो वहीं पर हमको क्या मिलने लगता है, ऑर्गेनिक मैटर मिलने लगता है। अब अगर मान लीजिए, अगर ऑर्गेनिक मैटर अब बनता कैसे है, जैसे मान लीजिए पेड़ पत्ती वगैरह गिरे, उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ, तो हमने पहले जैसे ही गड्ढा किया तो हमने देखा यार पेड़ पत्ती तो अभी तक वैसे ही हैं, मीन्स अभी वो कैसे हैं, अनडिकम्पोज्ड हैं। और ऐसे ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग बोलते हैं लिटर। क्या बोलते हैं, लिटर बोलते हैं। ठीक,
हमने और ज़्यादा गड्ढा किया, हमने देखा जो पहले से ही टूटी हुई थी उनका जिनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुका था और वो डिकम्पोज हो रहे थे, तो इसका मतलब पार्शियली डिकम्पोज है, उनको बोलते हैं डफ। क्या बोलते हैं? डफ। इस मतलब फाइनली वो डिकम्पोज हो रहे हैं। और जो फुली डिकम्पोज हो चुके होते हैं उनको बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। यही वो होता है जो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमस जो होता है वो अगर किसी भी सॉइल में प्रेजेंट है तो बेस्ट सॉइल होती है। ठीक। अच्छा, इस ह्यूमस के अंदर, अच्छा ये ह्यूमस कैसा होता है? ये ह्यूमस जो होता है वो हमें डार्क एमॉर्फस कलर का दिखता है, डार्क एमॉर्फस होता है, डार्क एमॉर्फस होता है। ठीक है। अब हम देखें इसमें केमिकली क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होता है, अल्कोहल होता है, ये सारी चीज़ें जो है, रेजिन में होता है, टैनिन होता है, लिग्निन होता है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट। अब क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हो कि टैनिन, रेजिन वगैरह ये सारे जो हैं वो हमारे का स्क्लेरेन्काइमा के बाहर प्रेजेंट, डिकम्पोजिशन हुआ तो वो मटेरियल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक। उसके बाद कार्बन का अमाउंट कितना होता है ह्यूमस के अंदर? 55 से 60%। आपको ये चीज़ याद रखनी, ये वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और ऑक्सीजन कितना होता है? 35 से 40%। और हाइड्रोजन कितना होता है? 5% होता है। ह्यूमस डिकम्पोजिशन से बना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। क्या बोलते हैं? ह्यूमिफिकेशन। डिकम्पोजिशन से जो ह्यूमस बना, ये जियोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा, बायोकेमिकल प्रोसेस द्वारा और ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा। क्या बनाएगा? मिनरल्स बनाएगा। जो भी चीज़ें उसकी होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मिनरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका ह्यूमस का फंक्शन क्या होता है। ह्यूमस जो होता है वो सबसे पहले किसका गुड सोर्स होता है? न्यूट्रिएंट्स का। इसी ह्यूमस में अच्छे खासे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। अगर ह्यूमस है आपकी सॉइल में तो प्लांट जो भी आपका वेजिटेशंस है वो बहुत अच्छी तरह ग्रो करेंगी। पोरोसिटी, ह्यूमस क्या देता है? पोरोसिटी देता है। किसी भी सॉइल्स में पोरोसिटी अगर है, अगर उसमें होनी है, अगर नहीं है तो अगर उसको आप ह्यूमस डालेंगे तो पोरोसिटी होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ह्यूमिक एसिड, ह्यूमस से एक लिक्विड निकलता है जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसको बोलते हैं ह्यूमिक एसिड। और ह्यूमिक एसिड जो है वो फर्टिलिटी को बनाए रखने में ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सॉइल कंपोजिशन के 2 टॉपिक देखा, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉइल वाटर और सॉइल एयर के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो बचे हुए कंपोनेंट हैं या सॉइल कंपोजिशन के बचे हुए कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से हैं? सॉइल एयर है, सॉइल वाटर है, सॉइल ऑर्गेनिज्म है। सॉइल एयर, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट एयर उसको एटमॉस्फेरिक एयर बोलते हैं। सॉइल के अंदर सेम वही एयर प्रेजेंट होती है जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल एयर बोलते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं सॉइल एयर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ सॉइल। सॉइल होती है, सॉइल के पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। देखिए पार्टिकल्स है, चाहे वो कोर्स सैंड हो, चाहे वो सिल्ट हो, चाहे वो कोई भी पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेवल हो, लेकिन उनके बीच में स्पेस तो होता है ना। वो ही स्पेस के बीच में जो एयर होती है जो किसके लिए ज़रूरी होती है? रेस्पायरेशन के लिए। सॉइल के अंदर चाहे माइक्रोफ्लोरा हो, मीन्स प्लांट हो या एनिमल हो या प्लांट का कोई भी पार्ट हो, अगर वो उसके अंदर प्रेजेंट है सॉइल के अंदर तो वो रेस्पायरेशन करेगा। और उसके रेस्पायरेशन के लिए एक मेन कंपोनेंट है या सोर्स है, वो है हमारी सॉइल एयर। तो सॉइल एयर सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में फंसी हुई एयर होती है जिससे वहाँ पर प्रेजेंट फ्लोरा और फौना क्या करते हैं? रेस्पायरेशन करते हैं। ठीक। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है? स्लाइटली रिच, और ये सबसे ज़्यादा रिच होती है। अब किस में रिच होगी? इसके अंदर, अच्छा एक बात बताइए, सॉइल एयर होगी तो हमने बोला सॉइल एयर, और सॉइल एयर है वहाँ पे रेस्पायरेशन हो रहा है, तो एक बात बताइए, जितनी भी एयर होगी वो कंज्यूम हो रही होगी तो पुअर होगी वहाँ पर ऑक्सीजन क्वालिटी और हाइयर होगा वहाँ पर क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉइल एयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सॉइल एयर में किसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर ऑक्सीजन का? तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी हो रही है, जो सॉइल एयर है वो बार बार कंज्यूम हो रही है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जबकि जो सॉइल क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ पर रेस्पिरेशन से भी निकाली जा रही है। ठीक है। उसके बाद में सॉइल एयर के अंदर ऑक्सीजन क्यों रिक्वायरमेंट होती है? सॉइल एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसका रिक्वायरमेंट इसलिए होता है ताकि वो फर्टिलिटी प्रदान करती है। अब फर्टिलिटी कैसे है? अब फर्टिलिटी कैसे करेगी? सबसे पहले फर्टिलिटी ह्यूमस फॉर्मिंग। अच्छा, जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं यही तो ह्यूमस बनाते हैं। अच्छा, डिकम्पोजर्स होंगे तो जितने ज़्यादा डिकम्पोजर्स होंगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंटली होगी, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा ह्यूमस बनेगा, जल्दी बनेगा ह्यूमस। अब
अब जो ऑर्गेनिज्म ह्यूमस को बना रहे हैं वो भी तो रेस्पायरेशन करेंगे, जिस कारण से सॉइल एयर के अंदर ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तो हमने ह्यूमस के केस में देख लिया। उसके अलावा भी तो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अर्थवॉर्म सॉइल में पाया जाता है। तो अर्थवॉर्म सॉइल में पाया जाता है, इसके मतलब उसको किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट में उनको भी किनकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी होती है किसके लिए होती है? ऑक्सीजन के लिए होती है। अब हम लोग बात करते हैं सॉइल एयर की और ज़्यादा यूजेस क्या हो सकते हैं। देखो, सीड को जर्मिनेट, आप सीड डाल रहे हैं, आपने सॉइल लिया, सॉइल के अंदर सीड डाला। सीड जब आप डालते हैं तो क्या सीड को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती? बिल्कुल, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक्टिविटी करनी है, ग्रोथ करनी है, क्या जरूरत होगा? ऑक्सीजन जरूरत होगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रूट्स, जो हमारी रूट्स हैं, ये रूट्स भी तो, इन रूट्स में सेल होगी और सेल होगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको भी ज़रूरत होगी। अब तो रूट को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किसकी ज़रूरत होगी? सॉइल एयर या ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। रेस्पायरेशन अंडरग्राउंड पार्ट, चाहे प्लांट के रूट को छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट होते हैं स्टेम के, ये स्टेम के मॉडिफिकेशन है, राइजोम है, बल्ब है, कॉर्न्स है, ये सारे किसके मॉडिफिकेशन है? स्टेम के। अगर प्लांट का ये वाला पार्ट भी अगर सॉइल के नीचे है तो उसको भी किसकी ज़रूरत होती है? सॉइल एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमने देखा था सॉइल एयर। अब देखते हैं सॉइल वाटर। सॉइल वाटर के आधार पर डिफरेंट टाइप की सॉइल्स बनती हैं और डिफरेंट टाइप की जो सॉइल्स बनी हैं उन्हीं में प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग तरह से पाया जाता है। यही सॉइल वाटर जो होता है, सॉइल वाटर क्या करता है? वाटर होल्डिंग या फील्ड कैपेसिटी इसमें क्या होती है? जैसे कोई सॉइल होती है ज़्यादा पानी को एब्जॉर्व करती है, कोई सॉइल होती है वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। आखिर ये होती क्या है? जैसे मान लीजिए हमने एक कंटेनर में क्या रख दिया? सैंड रख दी, और एक कंटेनर में हमने क्या कर दिया? कोई दूसरी मिट्टी रख दी, या हमने ये बोलते हैं लोमी सॉइल रख दी। यहाँ पर जो पानी डालोगे ये बहुत जल्दी से नीचे की तरफ बैठेगा और यहाँ पर क्या होगा? ये फैलेगा, ये जो वाटर है ये फैलेगा और बहुत कम क्वांटिटी में ही नीचे पहुँच पाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स हैं या पोरोसिटी ज़्यादा होती, जिस कारण से इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही होती नहीं है। अब हमको ये जानना है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आखिर होती क्या है। जैसे हम आपको बोल दें, हमने क्या किया, जब किसी भी मिट्टी में हमने क्या किया है, जैसे मान लीजिए ये एक मिट्टी का एग्जांपल ले रहा है, हमने जैसे मान लीजिए ये पूरी क्या है? मिट्टी है पूरी, ठीक। हमने ऊपर से पानी डालना है, ये पानी एब्जॉर्ब किया जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। एक टाइम पर ऐसा आएगा कि यहाँ पर पानी जो है वो नीचे एब्जॉर्ब होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, उस प्रेशर से नीचे नहीं जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या चीज़ स्टॉप हो चुकी है? ग्रेविटेशनल परकोलेशन स्टॉप हो चुका है। ग्रेविटेशंस के द्वारा खींचा जाने वाला जो पानी का फोर्स है वो यहाँ पर रुक गया है। अब जितना पानी उस मिट्टी के 100 ग्राम मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, हमने देख लिया 100 ग्राम मिट्टी इतनी है, तो इतनी मिट्टी के द्वारा ग्रेविटेशनल परकोलेशन स्टॉप होने के बाद में इतनी मिट्टी के द्वारा जितना भी पानी एब्जॉर्ब किया जाता है वही उसकी क्या कहलाती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहलाती है। हमने ये नहीं बोला कि पूरा एरिया कितना वाटर ले रहा है, पूरा एरिया नहीं, 100 ग्राम ऑफ ड्राई वेट, अगर कोई भी सॉइल है उसका 100 ग्राम ड्राई वेट का ले लें, मतलब कि उसमें पानी ना हो, केवल और केवल क्या उसका खाली वेट हो। अगर हमने देखा कि 100 ग्राम ड्राई वेट के अकॉर्डिंग हमने पानी डाला, ठीक, और वो पानी ग्रेविटेशनल्स के हिसाब से नीचे की तरफ तो बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नीचे की तरफ नहीं बढ़ेगा, वो पूरे साइड में फैलने लगेगा। अब पूरा साइड में कितना फैला? 100 ग्राम वेट के अकॉर्डिंग, वही हमारा क्या कहलाता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है सॉइल के द्वारा, कितना? 100 ग्राम वेट ऑफ सॉइल में, यही हमारी क्या कहलाती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अच्छा, एक बार दोबारा से आप समझ लीजिए, हमने पानी डाला,
एक टाइम बाद पानी नीचे जाना बंद हो गया, ग्रेविटेशनल पर्कुलेशन क्या हो गया, रुक गया। अब पानी आसपास फैलेगा। हमें अब देखना है कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है। जो पानी आसपास बैठा, हमने उसको क्या कर लिया, 100 ग्राम वहाँ से मिट्टी उठाई, फैल चुका था, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, हमने 100 ग्राम मिट्टी उठाई, उसी बीच हमने देखा कि इसके अंदर अब कितना वाटर है, तो वही उसकी क्या कहलाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहलाती है। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 4 तरह की हमने सॉइल ली है, सब में देखते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है उसके ड्राई वेट के बिहाफ पर। हमने देखा सैंडी सॉइल के अंदर केवल 5% उसके ड्राई वेट के अकॉर्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसीलिए तो वो कम होल्ड कर सकती है। सैंडी लोम में देखते हैं तो सैंडी लोम में अप्रॉक्स कितना होता है, 15 से 25% जो है वो अपने ड्राई वेट के अकॉर्डिंग वो क्या ले सकती है, वाटर को होल्ड कर सकती है। टिपिकल लोम अगर हम देखें तो 25 से 35% अपने ड्राई वेट के अकॉर्डिंग वाटर को होल्ड कर सकती है, जबकि क्ले सॉइल जो सबसे अच्छी होती है, क्ले और लोमी, ये तो ये कितना एब्जॉर्ब कर सकती है, 45% अपने ड्राई वेट से इसको क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। सॉइल ऑर्गेनिज्म हमने ये देखा, सॉइल वाटर देख लिया, सॉइल एयर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म। ये 3 बिहाफ पर होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम गए खेत में, बढ़िया सा था, बड़ा सा ग्राउंड था, हमने देखा कि कुछ छोटे छोटे बिल बने हुए हैं, उनमें आज एनिमल रह रहे हैं, पार्शियली रहते हैं, फूड के लिए बाहर भी आ जाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं मैक्रोफोना। बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका पार्शियली या फिर वो पूरी तरीके से इनसाइड नहीं होते हैं, पार्शियली या पूरे इनसाइड होते हैं लेकिन अपना फूड के लिए बाहर आते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोफोना, चाहे रैबिट हो चाहे रैट हो। मीजोफोना जितने भी होंगे वो सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, माइक्रोफोना भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोफोना सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। मीजोफोना मतलब बड़े ऑर्गेनिज्म ऐसे जो सॉइल की अपर लेयर में ही आपको मिल जाएंगे। ऑर्थोपोड्स, चाहे वो बीटल हो, कुछ इंसेक्ट्स के लार्वी हो, या टर्माइट्स या दीमक हो, ये आपको मीजोफोना कहलाते हैं। मीन्स आपको ऊपरी लेयर में मिल जाएंगे लेकिन फुली कहाँ रहते हैं, सॉइल में। एनालिड्स, अर्थवर्म सॉइल में, मोलस्क, स्नेल सॉइल में रहता है, लेकिन ये हैं कैसे, मीजोफोना है। कैसे हैं, मीजोफोना है, सॉइल ऑर्गेनिज्म के टाइप। माइक्रोफोना बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो वहीं से न्यूट्रिशन लेते हैं, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स। तो इस वीडियो पे हम लोगों ने एडाफिक फैक्टर को बहुत अच्छे से देखा है। इससे पहले हम लोगों ने टेम्परेचर और लाइट को अच्छे से देखा था, तो हमारे सारे क्लाइमेटिक फैक्टर कवर हो चुके हैं, जो एक प्रकार के क्या हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।